बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ख़बरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मकसूद चपड़ासी कत्ल हुआ या तबई मौत मरा। मैंने 10 मई को एक वीलॉग किया था, उसमें मैंने कुछ कहा था, वो मैं आपको भी बताऊँगा मकसूद चपड़ासी के बारे में ही। और इसके अलावा 40,000 फैक्ट्रियों को मुस्तकबिल दाव पे लग गया है पाकिस्तान में, वो बंद हो सकती हैं। PMLN ने ये फैसला किया है कि वो हुकूमत किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे वो भी बताऊंगा। रिटायर फौजियों के बारे में बड़े अहम फैसले किए जा रहे हैं और वो फैसले मरीम नवाज़ कर रही हैं, जबकि IMF ने कुछ नई कंडीशंस भी रख दी हैं। और वो जो नई कंडीशंस हैं IMF की, वो इंतहाई मुश्किल हैं। हुकूमत के लिए मुसीबत पैदा हो गई है। मस्जिद नबवी में जो आदमी नारे लगा रहा था PMLN के ख़िलाफ़, वो कौन था, उसके बारे में एक नया इंकशाफ सामने आया है। रूसी तेल के ऊपर किस तरीके से ये हुकूमत भाग रही है आगे आगे, और रूस का तेल नहीं लेना चाहती। इसके ऊपर एक मुकम्मल वीलॉग भी करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईरान से ले लो ना, फिर ईरान पे भी पाबंदियां हैं, तो आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन यहाँ मेरे पास इसके बारे में खबर मौजूद है और इमरान खान साहब भी तुले हुए हैं इस महाजराई के अंदर इस बात पे कि वो अपना हक लेकर छोड़ेंगे और इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ और आपको कुछ दिखाता हूँ। ये शख्स है, इसका नाम है केविन कार्टर। ये जो केविन कार्टर है, ये बहुत पुराना एक जर्नलिस्ट था 80 और 90 की दहाई में। पहले एयरफोर्स में हुआ करता था, फ़ौज में भी रहा है, मुख्तलिफ काम करता रहा रेडियो पे। फिर ये बन गया फ़ोटोग्राफ़र। ये फ़ोटोग्राफ़र था, एक जर्नलिस्ट। 80 और 90 की दहाई में ये बहुत आला पाए का काम करता रहा है। इसने एक तस्वीर खींची जो न्यूयॉर्क टाइम के अंदर छपी थी 26 मार्च 1993 को। द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल, के एक गिद्ध है और एक छोटी लड़की है। ये तस्वीर खींचने पर, ये तस्वीर आप देखें, इसमें एक गिद्ध है, वो एक बच्ची को खाना चाहता है। और ये सूडान में तस्वीर खींची गई थी 1993 में, मार्च में खींची गई थी। 26 मार्च को ये छपी थी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर और पूरी दुनिया में इस तस्वीर ने थरथल्ली डाल दी थी। और उसके बाद केविन कार्टर को एक अवार्ड से भी नवाजा गया, जो अवार्ड उसको 2 महीने के बाद, यानी 23 मई 1993 को उसको ये अवार्ड मिल गया। 2 महीने के बाद 27 जुलाई 1993 को इस शख्स ने अपने आप को मार लिया। यानी तस्वीर खींचने के चंद महीने के बाद इस शख्स ने खुदकुशी कर ली, अपने आप को इसने मार लिया। वजह क्या हुई? ये जो गिद्ध बैठा हुआ है ना, और ये जो बच्ची है, ये बच्ची जाना चाहती है अपने आप को घसीट घसीट के। भूख बहुत है, बीमारियां बहुत हैं, फाका ज़दा हैं। ये बच्ची अपने जिस्म को घसीट के सामने यूनाइटेड नेशन का एक कैंप है, वहाँ पहुँचाना चाहती है। इसके पीछे एक गिद्ध चलता हुआ आ रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि इससे पहले ये बच्ची अगर मर जाए तो वो इसको खा ले, क्योंकि उसको मुर्दार खाने का आपको पता है, गिद्ध खाते हैं। और वो इंतज़ार कर रहा है कि ये बच्ची मरे और मैं इसको खाऊं, और वो इसके पीछे पीछे चलता आ रहा है। 20 मिनट तक केविन के बकौल वो बैठा रहा, केविन कार्टर, और वो इंतज़ार करता रहा कि जैसे ही उसको मौका मिलेगा तो वो एक अच्छी तस्वीर लेगा। तो ये तस्वीर उसने ली जिसके ऊपर इसको अवार्ड मिला। लेकिन 2 महीने के बाद इसने खुदकुशी इसलिए कर ली कि इस बच्ची और इस गिद्ध के बीच में केविन न्यूट्रल था। केविन को अपनी न्यूट्रलिटी पे इतना गुस्सा चढ़ा कि गिद्ध एक बच्ची को खाना चाहता है। 20 मिनट तक मैं अपने फ़ायदे के लिए वहाँ बैठा रहा, अपने मफाद के लिए एक तस्वीर खींचने के लिए वहाँ बैठा रहा, और मैं ये तमाशा देखता रहा कि गिद्ध बच्ची के मरने का इंतज़ार कर रहा है और उसको खाना चाहता है। मैं चाहता तो एक आवाज़ निकाल के गिद्ध को उड़ा सकता था, मैं चाहता तो उस बच्ची को उठाकर उसकी मंजिल तक पहुँचा सकता था, लेकिन मैं अपनी तस्वीर के चक्कर में 20 मिनट तक इंतज़ार करता रहा। ये गिल्ट उसके अंदर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो एक जगह पे अपनी गाड़ी लेकर गया, उसने एक पाइप लगाया अपने एग्जॉस्ट वाले, जहाँ से साइलेंसर से धुआं निकलता है उसमें, और वो पाइप ला के अपनी गाड़ी की खिड़की से अंदर किया और शीशे ऊपर कर दिए और हवा निकलने का रास्ता बंद कर दिया। दम घुटता गया और फिर उसके बाद वो मर गया। उसने एक बड़ी अज़ियतनाक मौत अपने लिए पसंद की, जो उसके बारे में कहानी है केविन कार्टर के बारे में। तो ये न्यूट्रल, वो 20 मिनट तक न्यूट्रल रहा था और उसके बाद वो अपने आप को माफ़ नहीं कर सका। मुझे सिर्फ आपको ये बताना था। अब आ जाएं ख़बरों की तरफ। तो सबसे पहले तो जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़, जो चाहती हैं कि वो रूस से तेल लेकर आए,
उनको भी हुकूमत मना कर रही है और उनको रोक रही है। यानी रूस से आपको सस्ता तेल मिल सकता है। हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि फ्यूल कंपनियों के पास तेल मुनाफे का 600 अरब रुपया पड़ा है, जबकि अभी ये हुकूमत कह रही है, इंपोर्टेड हुकूमत, की हमारे पास तो तेल के पैसे ही नहीं है। जबकि हमाद अजहर बता रहे हैं कि तेल का जो मुनाफा इन्होंने कमाया है उसका 600 अरब इनके पास पड़ा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें 100 अरब रुपए दे रही थी। 300 अरब रुपए तेल सब्सिडी के लिए रखे गए थे। रूस से सस्ता तेल मिलता तो ये 300 अरब भी बच जाते। 29 मार्च को मॉस्को से सफ़ीर का फ़ोन आया और ये कहा कि रूस तेल सस्ता देने में दिलचस्पी रखता है। हमने कहा कि हम तेल का कार्गो ख़रीदना चाहते हैं। 25 मई को ज़ाती ज़राए से बात हुई तो पता चला कि अभी एक दिन पहले उनका लेटर मिला है। इस दौरान भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर 2 अरब डॉलर बचाए हैं। 2 अरब डॉलर्स, यानी पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ये 400 अरब रुपए बनते हैं जो भारत ने बचा लिए हैं रूस के साथ सौदा करके। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बहुत कमज़ोर मुल्क है, बड़ी बुज़दिल हुकूमत है यहाँ पे, तो वो ऐसा नहीं कर रहे। दूसरी जानिब शौकत तरीन साहब जो बहुत ख़बरों में थे, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने कहा कि हुकूमत अमेरिका से डरती है इसलिए रूस से मुआहदे नहीं कर रही। ये साबिक वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना तरीन का कहना था कि अब हमें IMF के सामने खड़ा होना पड़ेगा, ये मुआहदे अवामी मफाद के लिए नहीं हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हमारी हुकूमत ने IMF को वाज़ेह जवाब दिया था कि किसी सूरत पेट्रोलियम और बिजली पर पैसे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि टैक्स हम नेट उसका बड़ा करेंगे, टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, और हम यही कर रहे थे। लेकिन इस हुकूमत ने IMF के सामने मुकम्मल सरेंडर कर दिया है। इंपोर्टेड हुकूमत ने एक ही झटके में 7.5 रुपये बढ़ा दिए बिजली के ऊपर और गैस के ऊपर, जिस तरह पैसे इन्होंने बढ़ाए, और अभी मज़ीद बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी ये तो खुद इन्होंने इशारा दे दिया है कि इस्लामाबाद से ये खबरें आ रही हैं कि दोबारा गैस की कीमतों के अंदर इजाफा होने जा रहा है। ये तो जी पेट्रोल का मामला है। मुझे आपको डिटेल में बताना है कि जो रूस से और ईरान से लोग मुकाबला करते हैं ना कि आप ईरान से क्यों नहीं लेते, पाबंदियां तो ईरान पे भी हैं। तो अगर आप इतने ही पहलवान थे इमरान खान साहब कि अमेरिका को आंखें दिखा के रूस से पेट्रोल लेना चाह रहे थे, तो वो ईरान से ले लेते सस्ता पेट्रोल डीजल। तो उसका जवाब मैं आपको एक और वीलॉग में दूंगा कि वहाँ क्या प्रॉब्लम थी। बहरहाल 40,000 फैक्ट्रियों का मुस्तकबिल दाव पर है, इसकी भी खबर मौजूद है। और बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब के दौर में जो इंडस्ट्री फल फूल रही थी, 2 माह के अंदर अंदर इंपोर्टेड हुकूमत ने सनत का पहिया मुकम्मल तौर पे जाम कर दिया है। और TPA द पाकिस्तान अफेयर्स ने इसको बताया है कि 40,000 फैक्ट्रीज एट रिस्क ऑफ क्लोजिंग इन पाकिस्तान, कमर्शियल कैपिटल एमिड फ्यूल क्राइसिस। आपके फैसलाबाद के अंदर जितना भी आपका टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है वो सारी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, और उसकी वजह यह है कि फ्यूल का क्राइसिस है। उन लोगों को गैस भी नहीं मिल रही, उन लोगों को बिजली भी फराहम नहीं की जा रही, कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं दोनों चीज़ों की। तो ऐसे में मुकाबला करना और चीज़ें बनाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। एक फ़ैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से कि जब तक निकाला ना जाए तब तक हुकूमत नहीं छोड़नी और हुकूमत से बाहर नहीं जाना। ये फ़ैसला मुस्लिम लीग नून ने किया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत इकट्ठी हुई और उन्होंने असेसमेंट कर ली कि उनका हाल वो होने वाला है जो 2008 में काफ लीग का हुआ था। आपको याद है परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में काफ लीग परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी थी और परवेज़ मुशर्रफ साहब उसको इक़्तिदार में लाना चाहते थे। जिस बंदे को इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया जाता था, साथ में उसको पैसा भी दिया जाता था कि जाकर इलेक्शन लड़ो और जीत कर आओ ताकि काफ लीग की हुकूमत बने। परवेज़ मुशर्रफ जलसों में काफ लीग को सपोर्ट करते थे और काफ लीग हर जगह कहती थी कि हम परवेज़ मुशर्रफ को 10 मरतबा वर्दी में सदर मुंतखब करवाएंगे। तो परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद वो कामयाब नहीं हो सके थे काफ लीग को जितवाने में। हालांकि वो उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी थे, लेकिन आर्मी चीफ होने के बावजूद परवेज़ मुशर्रफ काफ लीग को इलेक्शन नहीं जितवा सके थे। तो मुस्लिम लीग नून को यह बताया गया कि आप जितने मर्जी ताल्लुकात बना लें, आप जो मर्जी कर लें, आपकी ये कैपेसिटी नहीं रहेगी, पब्लिक आपको वोट नहीं डालेगी। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ नहीं जितवा सका था काफ लीग को, तो आप ये इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, बल्कि आपकी हालत काफ लीग से मुख्तलिफ नहीं होगी अगर आप फौरी तौर पे इंतखाबात में चले जाते हैं। तो अब इसमें PMLN ने यह फैसला किया कि जब तक ज़बरदस्ती ना निकाला जाए तब तक हमने इक़्तिदार से निकलना नहीं है, इक़्तिदार से चिमटे रहना है।
और तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा सियासी कशीदगी रहेगी, अदम इस्तेहकाम, मुस्लिम लीग नून को नई हिकमत अमली बनाने पर हमें अब मजबूर होना पड़ेगा। और ये अक्सरियती राय में ये कहा गया कि जब तक निकाला ना जाए हुकूमत ना छोड़ी जाए। वो PMLN जो रोज़ाना ये कहती थी कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अब उनकी अक्सरियत ये कह रही है कि इलेक्शन में ना जाना, हम फील्ड से होकर आ रहे हैं, लोग जूते अलग मारेंगे और ख़ास तौर पे लोगों को लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और लोग बहुत गुस्से में हैं। पेट्रोल की हमने क्या हालत कर दी, गैस की हमने क्या हालत कर दी, बिजली की हमने क्या हालत कर दी, आटा, तेल, घी, चीनी, दवाइयाँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें पाकिस्तानियों को हमने नुकसान ना पहुँचाया हो। ट्रांसपोर्ट के किराए तक कहाँ से कहाँ चले गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब इतने बड़े बड़े टैक्सेस हम लगा रहे हैं और जो हालात हमने पाकिस्तान में पैदा कर दिए हैं बैड गवर्नेंस से, उसके बाद पब्लिक में जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और अगर अब इलेक्शन में गए तो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये तो उन्होंने पक्का पक्का फैसला कर लिया है। मरियम नवाज साहिबा जो है वो रिटायर फ़ौजी अफसरान के पीछे पड़ गई हैं और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ जो फ़ौजी रिटायर अफसरान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ फ़ौज को दी हैं, उनसे कुछ सहूलियात वापस ले ली गई हैं और वो इसका शिकवा दबे लफ्ज़ों में करते भी हैं। इन्फॉर्मेशन भी आती है कि जो सहूलियात रिटायर फ़ौजी के तौर पे, रिटायर अफसरान को तमाम महकमों के जो लोग होते हैं उनको मिलती हैं सहूलियात और उनको यानी पेंशन है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, उनका मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, कंटोनमेंट के अंदर उनके बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको वो मुराद उनसे वापस ले ली गई हैं। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि ये मरियम नवाज साहिबा का आइडिया है तो शायद उनके कहने पर पाक फ़ौज ने रिटायर फ़ौजियों से ये सारी चीज़ें वापस ली हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि रिटायर फ़ौजी मुराद वापस करके सियासत में आ जाएं। और रिटायर फ़ौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें मनाजिर याद हैं जब वो सहाफ़ियों का सवाल दिए बगैर भाग रहे थे। रिटायर फ़ौजियों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो काबिल अफसोस है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अवाम के टैक्सों का सारा पैसा बनी गाला जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो उन्होंने तनकीद की वो ज़्यादा तनकीद उन्होंने रिटायर फ़ौजियों पे की और उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते हैं तो वो सियासत में आ जाएं और फ़ौज की मुराद जो हैं वो वापस करें। वो वैसे कुछ लोगों की अभी तक मुबैना तौर पे जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक उनसे वापस ले भी ली गई हैं। तो मरियम नवाज साहिबा का फार्मूला इस वक्त पाकिस्तान पे चल रहा है, हुकूमत पे चल रहा है, वजारत ख़जाना पे चल रहा है, वजारत दिफा पे चल रहा है। पाक फ़ौज के बारे में वो जो कहती हैं उसी तरह चीज़ें हमें होती हुई दिखाई देती हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि रिटायर फ़ौजियों को उनकी मुराद वापस ली जाएं या वो अपनी मुराद वापस करें। तो इस तरह की खबरें हमें सुनने की बार बार मिलती हैं। मकसूद चपड़ासी के बारे में 10 मई को मैंने एक वीलॉग किया था और उसमें शाहीन सहबाई साहब के हवाले से मैंने एक ख़बर शेयर की थी कि मकसूद चपड़ासी भी खैर मनाए, इसका इंतकाल भी हो सकता है। बहरहाल मकसूद चपड़ासी का 2 रोज़ कबल लगभग 50 साल के करीब इसकी उम्र है और इसका अचानक इंतकाल हो गया और कुछ पता नहीं है कि किस वजह से इसका इंतकाल हुआ। बहरहाल असद खरल साहब ने एक फॉरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो शाया की है सोशल मीडिया पे। उसमें वो रिपोर्ट पे इंकशाफ करते हैं कि मलक मकसूद वल्द नियाज़ अहमद के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद पाए गए। मुतवफ़ी की उम्र 50 साल के लगभग थी। मंगल 6 जून सुबह 10:30 पर मौत की इतला मिली। जिस्म के पिछले हिस्सों पर मुस्तहकम सफ़ेद मुख्तसर मशकूक चोटें थी। ये असद खरल साहब का एक ट्वीट है। वो ये कह रहे हैं जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके जो रहनुमा हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हमें पहले ही खदशा था। डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक, उनकी मौत हो गई। मकसूद चपड़ासी हार्ट अटैक, उनकी मौत हो गई। एक और ऑफिसर हार्ट अटैक, वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। तो मकसूद चपड़ासी एक ऐसा करैक्टर था, यानी जो करैक्टर जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग के साथ या जो करैक्टर जुड़ा हुआ है उन केसेस के साथ जो शरीफ ख़ानदान के ऊपर चल रहे हैं और जिस तरह मुलाजमों के अकाउंटों के अंदर पैसे आए हैं, उन करैक्टर्स की इस तरह की अचानक अमवात शहबाज शरीफ की हुकूमत में आने के बाद मेरे ख्याल में इस पर एक कमीशन बनाया जाना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को इसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए और इनकी बॉडीज़ को चेक करें। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा केमिकल है जो अगर खाने में दिया जाए तो इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं और ऐसे खदशात का इजहार लगातार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पाकिस्तान का इन चीज़ों के साथ भरा हुआ है। बहुत मुमकिन है कि इन बातों में कोई सदाकत हो, लेकिन अगर ये बातें गलत हैं तो इनको गलत साबित किया जाना चाहिए और इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। मरियम नवाज साहबा ने क्लेम किया था कि जो शख्स वीडियो बना रहा था नारेबाजी की, जो नारेबाजी हो रही थी वहाँ पे सऊदी अरब में, जो शख्स वीडियो बना रहा था
वो शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, उसको 3 साल की जेल हो गई। सलीम साफ़ी ने उसको ट्वीट किया था, मरीम नवाज़ ने उसको एंजॉय किया था। अभी असद खरल ने एक और ट्वीट किया है, मैं उन्हीं के एक और ट्वीट का हवाला आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरे पास पेपर वहीं पे मौजूद है और ये पेपर सामने लिखा हुआ है और इसमें बताया गया कि मस्जिद नबवी में नारे लगाने वाले मोहम्मद ताहिर नून लीगी हैं और उनको सऊदी अरब की हुकूमत ने 3 साल कैद की सज़ा सुना दी है। यानी नारे लगाने वाला नून लीगी था, वीडियो बनाने वाला पीटीआई वाला था, सऊदी अरब ने पकड़ के दोनों को ही अंदर दे दिया है और दोनों को 3-3 साल सज़ा सुना दी है। एक सज़ा के ऊपर मरियम खुश हो रही हैं, दूसरी सज़ा के ऊपर पीटीआई खुश हो रही है। लेकिन बात यह है कि जिनको चोर कहा गया उस सरजमीन के ऊपर, उनको सोचना चाहिए कि उनके खिलाफ चोर के, गद्दार के या लोटों के नारे बार बार क्यों लगते हैं। इमरान खान साहब का ये कहना है गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि जिन लोगों ने इस सारी चीज़ की मनसूबाबंदी की थी वो अब बहुत परेशान हैं क्योंकि वो मुझे वापस नहीं लाना चाहते। मुझे दोबारा वापस लाने के लिए उन्होंने मुझे बाहर नहीं किया था और उसी के लिए बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधली का बंदोबस्त किया जा रहा है। ये इतनी बड़ी धांधली है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा जो है वो हिलकर रह जाएगा। नौजवानों के वोटों को दूर दराज इलाकों में फेंक दिया गया है ताकि वो इमरान खान साहब को वोट ही ना कर सकें। IMF ने जो शर्त रखी है मुख्तसरन आपको बताता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जो CPEC के मामला था ना, जाके चाइना के साथ दोबारा डील करो ख़ास मामलात को। वो कौन से मामलात हैं एक और वीलॉग में आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना इस पर बहुत नाराज़ होगा। आप चाइना के साथ वो करने जा रहे हैं थोड़े पैसों के लिए कि चाइना ने यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट करके आप पे एहसान किया था, लेकिन पूरा शिफ्ट आ रहा है। चाइना, रशिया और जो खित्ते के ममालिक हैं उनसे पाकिस्तान को दूर किया जा रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोप की गोद में पाकिस्तान बैठ रहा है। ये 2 तस्वीरें देखें ना, एक तस्वीर में आपके वज़ीर आज़म साबिक और बरतानवी वज़ीर आज़म उनके साथ सेल्फी लेके शौक पूरा कर रहा है। दूसरी तस्वीर में आपका मौजूदा वज़ीर आज़म एक बरतानिया के ब्यूरोक्रेट को अपने हाथ से, यानी वज़ीर आज़म का क्या लेवल है उसके साथ, कुछ भी नहीं है, सेक्रेटरी लेवल का आदमी है, उसको अपने हाथ से केक खिला रहा है। हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।